नमस्कार दोस्तों, जीएस बाय अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। और ये यूरोप का तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम नदियों के बारे में बात करेंगे। यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी यूरोप की प्रमुख नदियां हैं। और इसके पीछे दो लेक्चर में हम देशों की लोकेशन के बारे में देख चुके हैं और आपकी जो प्रायद्वीप आते हैं उनके बारे में देखा और कुछ पर्वतों के बारे में जाना। तो आज ये हमारा ये तीसरा लेक्चर है यूरोप से। और यूरोप के लेक्चर से आपको नदियों के बारे में क्लियर हो जाएगा, जो मेन मेन रिवर्स हैं, कहाँ गिरती हैं, कहाँ निकलती हैं, ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। और इसके बाद अगर तीनों वीडियो आप लगातार देख लेते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लूसेंट वगैरह का सहारा लेना छोड़ दीजिए और एटलस के माध्यम से पढ़ना शुरू कीजिए। एटलस के माध्यम से आप एग्जैक्ट लोकेशन देखिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ तक जा रही है। ये सारे पॉइंट हम देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें याद होती हैं। रटने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें हमें याद होती हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि हम जब भी वर्ल्ड जियोग्राफी या इंडियन जियोग्राफी पढ़े तो मैप का सहारा जरूर लें। और मैप को या कहेंगे ऑक्सफोर्ड का जो आपका एटलस आता है उसको सामने रखें और उसकी लोकेशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आज यूरोप महाद्वीप की कुछ नदियों के बारे में जानेंगे और नदियों से यहाँ की जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर करेंगे, कौन शहर कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम नदियों के बारे में देखते हैं कि आपकी यहाँ से जो दो तीन नदियाँ निकलती हैं, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। यहाँ से एक नदी आपको मिलेगी, इस क्षेत्र को थोड़ा हम सही कर लेंगे, ऐसे ये आपका डेनमार्क बनाएंगे। एक नदी ऐसे निकलेगी, इस नदी को नाम देंगे, इस नदी का नाम है ओडर। ओडर ओडर के बाद एक नदी और आएगी, इस नदी का नाम है एल्ब। और इसी के बगल में एक नदी और निकलेगी, इस नदी का नाम है राइन नदी, ये राइन नदी। तो यहाँ पे तीन नदियों के बारे में देख रहे हैं, ओडर, एल्ब और राइन नदी के बारे में देख रहे हैं। और एक देखना हो तो यहीं पे बगल में एक नदी और मिलेगी, इस नदी का नाम होगा विस्टुला नदी, विस्टुला नदी। तो सबसे पहले एक एक करके हम नदियों के बारे में जान रहे हैं, आप सारी नदियों को नोट करते जाएंगे। विस्टुला नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिर रही है, तो याद रखना कि ये विस्टुला नदी जो है, ये विस्टुला नदी आपकी कहेंगे बाल्टिक सागर में गिरती है, बाल्टिक सागर में गिरती है और पोलैंड की नदी में। बस इतना ही याद रखना है कि विस्टुला नदी कहाँ की है, पोलैंड की नदी है। कहाँ गिरती है, बाल्टिक सागर में। ये जो आपका सागर बना है ये आपका कौन सा सागर है, ये आपका बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर में बता दें कौन सी है, बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया। इसी के बाद हमने कहा था ये कौन सी खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी। और फिनलैंड के नीचे ही आ जाती है आपकी रीगा की खाड़ी। तो ये सारी चीजें कहाँ पर स्थित है, तो ये सारी चीजें आपकी स्थित है बाल्टिक सागर में। तो बाल्टिक सागर में जो पहली नदी गिर रही है जिसके बारे में हमने नाम दिया विस्टुला नदी, ये पोलैंड से निकलती है। और पोलैंड से निकलकर कहाँ गिर रही है, तो कहेंगे आपके आपके बाल्टिक सागर में गिरती है। तो ये पहली नदी हो गई। फिर दूसरी नदी के बारे में देखें तो दूसरी नदी आ रही है, इस नदी का नाम है ओडर नदी। तो आपको याद रखना ये ओडर नदी जो है, ये ओडर नदी जर्मनी एवं पोलैंड की सीमा पर बहती है। नोट कर लेंगे, जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है और सीमा बनाती है और बाल्टिक सागर में मिलती है। इसमें अभी इतने क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ किसकी सीमा बना रही है और कहाँ गिर रही है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर की ओर बहने वाली हम दो तीन नदियों की बात कर रहे हैं। पहले विस्टुला निकल के आ रही, फिर ओडर, फिर एल्ब, फिर राइन नदी निकल के आ रही। और इनमें से चार नदियों के नाम देगा और कहेगा कौन सी नदी ऐसी है जो बाल्टिक सागर में गिरती है। तो आपको याद रखना विस्टुला नदी और तीन नदियां जो हैं आपकी क्रम से, ये तीनों नदियां आपकी उत्तरी सागर में गिरती हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियों का क्रम क्या है। हमने विस्टुला बताया, फिर ओडर नदी के बारे में कहा, फिर उसके बाद एल्बे नदी है, एल्बे के बाद फिर नदी आपकी आती है राइन नदी। राइन नदी में एक नदी आपको बता दिया जो आपके बाल्टिक सागर में गिरती है और तीन आपके उत्तरी सागर में। तो ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक नदी की बात करें कि जर्मनी
इससे ही एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है एल्बे नदी। इतना ही बस क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर की ओर बहने वाली नदी जर्मनी की कौन सी है, कहां निकल रही, जर्मनी से निकल रही है, और जर्मनी किससे निकलती है और कहां गिर रही है, तो कहेंगे ये उत्तरी सागर में गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, देखो एक आप ऐसे जर्मनी में देखेंगे, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ आ रही है, ऐसे एक पर्वत श्रृंखला, ये जर्मनी फ्रांस की सीमा पर है, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ मिलेगी, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। अब याद रखेंगे कौन सी है, ब्लैक फॉरेस्ट, और ये आपकी कहलाती वाजेस, ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा बना रही। तो ब्लैक फॉरेस्ट और वाजेस, इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि एक उत्तर की ओर ऐसे ढलान है और एक आपका कहेंगे दक्षिण की ओर ढलान है। तो कुछ नदियां आपकी दक्षिण की ओर बह रही और कुछ नदियां आपकी उत्तर की ओर जा रही। तो जो नदियां ब्लैक फॉरेस्ट में निकल रही वो दक्षिण की ओर निकल के आएंगी, बहकर आएंगे, जो वाजेस से निकलेंगे वो किधर को जाएंगे, उत्तर की ओर जा रही है। तो उत्तर की ओर की नदियों की बात कर रहे हैं, तो पहली नदी बताएं एल्ब नदी, जो आपके उत्तर सागर में गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट नदी जो निकल के आ रही है राइन नदी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं राइन नदी से बनते हैं। राइन नदी की बात करें तो यहाँ पे ये जो राइन नदी है, यहाँ पे याद रखेंगे एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है वाशियत पर्वत श्रृंखला। वाशियत पर्वत श्रृंखला से निकलेगी, यहाँ वाशियत इसके बगल में कहेंगे ब्लैक फॉरेस्ट है, और ये वास्तव में नदी इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के भ्रंश घाटी से निकलती। लोकेशन देख लो, इन दोनों के भ्रंश घाटी से कौन सी नदी निकल रही है, इन दोनों के भ्रंश घाटी से राइन नदी निकलती है। तो लिख देंगे कहां से निकल रही है फ्रेंड्स, भ्रंश घाटी से निकलती है। भ्रंश घाटी का मतलब कि दो बीच वाला हिस्सा, मतलब अगल बगल के हिस्से दोनों नीचे धस गए हो और वो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर निकल आया, तो क्या कहलाता है भ्रंश। तो ये भ्रंश घाटी से निकलती है राइन नदी, और भ्रंश घाटी से निकलते हुए कहेंगे उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, प्रवाहित होती है और उत्तरी सागर में, और उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है, अपना मुहाना बनाती है, अपना मुहाना बनाती है या जल गिराती है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि आपकी राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आपके उत्तरी सागर में गिरे। अब देखो ये जो नदी है कहेंगे इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए कि ये दुनिया की कहेंगे यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी हो जाती है, यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी हो जाती है, सबसे व्यस्ततम नदी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ आपका एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है आपका कहेंगे एक देश पड़ रहा है ग्रेट ब्रिटेन, ये, और यहाँ पे उत्तरी सागर कहेंगे इस चैनल से होकर आ रहे हैं डोबर जल संधि से। तो यहाँ से जितने नॉर्थ अमेरिका के कंट्री है वो यहीं से होकर आ रहे हैं डोबर जल संधि से, उत्तरी सागर से होते हुए यहीं पे आएंगे, सारा माल यहाँ उतार देते हैं, शिप से यहाँ उतारेंगे, यहाँ से ये राइन नदी के माध्यम से पूरे यूरोप में सप्लाई हो जाती है। तो कहा जाता है इसमें शिप चलते हैं और राइन नदी से ही पूरे यूरोप का सामान कहेंगे पूरे इधर के कंट्रियों का इधर पूरे यूरोप में पहुंचाया जाता है, और यूरोप में जो बनता है वो अदर कंट्री में पहुंचाया जाता है। इसलिए राइन नदी को यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया। अब कहेंगे राइन नदी के यहीं पे मुहाने पर कहां से आई, तो कहेंगे स्विट्जरलैंड के पास से निकल रही। स्विट्जरलैंड से कहां जाती, जर्मनी, जर्मनी से कहां जाएगी, फ्रांस, जर्मनी की सीमा प्रवाहित होती है, फिर आएगी आपकी नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जब पहुंचती है तो नीदरलैंड का एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है रॉटरडम। आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड से कहां जा रही है, स्विट्जरलैंड से आपकी जाएगी जर्मनी, और जर्मनी से फ्रांस की सीमा पर प्रवाहित होती है, फ्रांस से आपकी नीदरलैंड जाएगी, और नीदरलैंड के मुआं कहा जाता है एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है रॉटरडम। ये जो रॉटरडम बंदरगाह है ये दुनिया का कहेंगे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। नदी भी व्यस्ततम है क्योंकि जितना भी उत्तरी अमेरिका से माल जो आता है इंपोर्ट किया जाता है वो इसी नदी के माध्यम किया जाता है, और यहीं पे सारा माल डंप किया जाता है, यहाँ से पूरे आपके यूरोप में सप्लाई की जाती है। इसलिए बोला जाता है यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, और कहेंगे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। कौन सा, तो कहेंगे रॉटरडम सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कहेंगे राइन नदी से एक नदी और इधर से एक इसमें शामिल होती है। आप ऐसे बना लेंगे, ये नदी आपकी हो गई राइन,
और राइन में एक नदी और ऐसे मिल गई, ये नदी कहलाती है रूर नदी। याद रखना, रूर नदी। ये रूर नदी जो है ये किसकी सहायक है? तो कहेंगे राइन की सहायक नदी है, राइन नदी की सहायक है। पहला पॉइंट हो गया, राइन की सहायक है। और कहेंगे ये जो इनका दोनों का बेसिन बन रहा है, यहां निकाला जाता है कोयला। क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। इसलिए इसे रूर प्रदेश, इसलिए इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। याद रखना, रूर नदी की वजह से इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। और जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है, ये भी लिख लेंगे। जर्मनी का काला प्रदेश किसे कह रहे हैं? तो कहेंगे राइन नदी बेसिन, राइन नदी का क्षेत्र जहां से कोयला निकाला जा रहा है वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? राइन नदी बेसिन को ही काला प्रदेश या रूर प्रदेश कहा जाता है। याद रखें, यहां से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है और कहा जाता है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको याद रखना, इसे यूरोप का औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया, यूरोप का औद्योगिक क्षेत्र कौन है? कहेंगे राइन नदी। काला प्रदेश कहते हैं जर्मनी का, राइन नदी। रूर प्रदेश किसको कह रहे हैं? जहां से कोयला निकाला। आप कमेंट करके माध्यम से बताएं कि भारत का रूर प्रदेश कौन सा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत का रूर प्रदेश क्यों कहा जा रहा है, किस क्षेत्र को कहा जा रहा है जहां कोयला निकाला जा रहा है उसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारत का रूर प्रदेश कौन सा है। 30 सेकेंड का समय फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं। जो नए फ्रेंड जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर और लाइक कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहां पे हमने क्या बताया कि आपकी रूर नदी और राइन नदी जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए फेमस है, इसलिए कोयला प्रदेश या कहेंगे औद्योगिक प्रांत, औद्योगिक क्षेत्र, इसी को काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने पॉइंट हो गए। तो यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी हो गई फ्रेंड्स? तो आप कहेंगे राइन। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया? रॉटरडैम। काला प्रदेश किसको बोल रहे हो? जहां से कोयला। तो आप कमेंट करके बताएं कि भारत का कौन सा रूर प्रदेश है, भारत का रूर प्रदेश कौन सा है। अब दोस्तों यहां से और देखेंगे, यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। आप नोट कर लेंगे, इस नदी का क्या नाम है? डैन्यूब नदी। याद रखना, डैन्यूब नदी सबसे लंबी नदी हो जाती है। ये 5 देशों के, ऐसे बना लेंगे, ये 5 देशों के राजधानियों से होकर बह रही है। 5 देशों की राजधानियों से आ रही है। आपको याद रखना, कितने देशों से आ रही? 5 देशों की राजधानियों से आ रही है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में निकल रही। कहां निकल रही? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती फ्रेंड्स। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने के बाद जर्मनी के बाद कहां आ रही है? ये प्रवेश करेगी ऑस्ट्रिया में। कहां पे आ जाएगी? आप सारे पॉइंट नोट कर लेंगे। कहां पे आएगी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद दोस्तों इसका दूसरा देश आता है जिसको नाम स्लोवाकिया। दूसरा देश आ जाएगा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बाद फिर एक देश आएगा, जर्मनी से निकले ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से कहा गया स्लोवाकिया, स्लोवाकिया से कहा आती है हंगरी, और हंगरी, हंगरी से कहा जाएगी क्रोएशिया। कहा जाएगी? क्रोएशिया। याद रखना, कहां गई? क्रोएशिया आ गई। और क्रोएशिया से कहेंगे आगे जब बढ़ती है तो कहां जाती है? सर्बिया। सर्बिया। और सर्बिया से आगे जाएगी, कहा जाता है यूक्रेन रशिया का बॉर्डर बनाते हुए आपकी इस तरह यहाँ आएगी और ब्लैक सी में गिरती है। आपको याद रखना कहां पर गिर रही है? काला सागर में गिर रही है। आपको 2 क्वेश्चन हो गए। कहां से निकली? तो कहेंगे ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए जर्मनी से निकलकर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से स्लोवाकिया, स्लोवाकिया से हंगरी, हंगरी से आपके क्रोएशिया और सर्बिया आ गई। कहां गई? सर्बिया आ गई। और सर्बिया से कहां चली गई है? ब्लैक फॉरेस्ट में गिरती है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ब्लैक फॉरेस्ट में गिरती है और 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजर रही है। फ्रेंड्स आप कमेंट करके तुरंत बताएं कि इन 5 देशों की राजधानियां क्या हैं। आप कमेंट कीजिए कि ऑस्ट्रिया की, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और सर्बिया की राजधानी क्या है। 30 सेकेंड का समय, कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी राजधानियां स्थित हैं।
और यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी जो आपके ब्लैक सागर में गिर रही है। अब ब्लैक सागर क्यों बोला जाए, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में कहेंगे ब्लैक सागर हमने अलग से बना दिखाया है। यहाँ पे ऐसे यहाँ सागर और महासागर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसका पानी इधर आ रहा है, ये क्या हो गया, इसका एक क्षेत्र सागर से मिल रहा होगा, महासागर तो क्या कहलाते हैं सागर। इसी के ऊपर देखेंगे झील पड़ रही, झील का नाम है कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर टच नहीं कर रही है, ये क्या है, लैंड लॉक्ड है चारों तरफ से, स्थल और उद्यान, इसलिए क्या बोला जा रहा है, इसे हम झील बोल रहे हैं और इसे क्या बोला जा रहा है, सागर बोल रहे हैं। लेकिन इसका जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे बहुत ज्यादा है आयतन क्षेत्र, इसलिए इसको हम सागर की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजर रही कौन सी नदी, डैन्यूब नदी निकली कहां, तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है 5 देशों से होते हुए, और भी कई देशों की सीमा बनाती, जर्मनी कहेंगे यूक्रेन और रशिया की भी सीमा बनाते हुए ब्लैक फॉरेस्ट में कहेंगे ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर आपके काला सागर में गिरती है, ब्लैक सी में गिर रही है। दोस्तों कमेंट करके इन देशों की राजधानियां बताएं कि कौन कौन सी राजधानियां। अब यहीं पे देखेंगे इसी ब्लैक फॉरेस्ट में कहेंगे एक नदी और आती है, रसिया से निकलती है, एक नदी रूस से और निकलती है, इस नदी का नाम है डॉन नदी, आप नोट कर लेंगे डॉन नदी। ये डॉन नदी और डैन्यूब नदी ये दोनों कहां गिर रही हैं, तो लिखेंगे आपके ब्लैक सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है। तो यहाँ पे हमने 2 नदियों को देखी जो काला सागर में गिर रही हैं। अब हम आगे बात करते हैं, क्या कि ये जो क्षेत्र है, ये बूट शेप जो क्षेत्र है, ये फ्रेंड्स आपका कहलाता है इटली। ये आपका क्षेत्र कौन कहला रहा है, इटली क्षेत्र कहलाता है। और इटली क्षेत्र में हमने पढ़ाया कि 2 नदियां और आ रही हैं, यहां पे देखेंगे कौन सी 2 नदियां हैं, यहां पे इसको हटा लेंगे, यहां पे 2 नदियां हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रांस और इटली की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, और इसी आल्प्स पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है और ऐसे आते हुए यहां आएगी, और कहेंगे ये आपका जो सागर है ये सागर कहलाता है एड्रियाटिक सागर। तो पहला पॉइंट बन गया कि आपकी इटली की जो नदी है इसका नाम है पो नदी। क्या नाम है, पो नदी नाम है। ये पो नदी कहां से निकली, तो लिख लेंगे पो नदी। पो नदी का उद्गम कहां है, तो उद्गम लिखेंगे आपका आल्प्स पर्वत। गिरती कहां है, मुहाना कहां बना रही है, कहां पर गिर रही है, तो कहेंगे ये आपके एड्रियाटिक सागर में, एड्रियाटिक सागर में गिर रही है। आपको याद रखना एड्रियाटिक सागर में गिरती। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। और कहेंगे ये नदी जो इटली में एड्रियाटिक सागर में गिर रही है, इसे इटली की गंगा कहा जाता है, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, इटली की गंगा किसे कहते हैं, कहेंगे पो नदी को। किसे कहा जाता है फ्रेंड, पो नदी को कहा जाता है। और कहां गिरती है, तो कहेंगे ये आपकी एड्रियाटिक सागर में गिरती है। अब देखो आगे बात करें, ये इटली की गंगा जो है इसका जो बेसिन तैयार होता है, इस बेसिन को बोला जाता है लुम्बार्डे, लुम्बार्डे का मैदान। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, अगर अधिकारी बनना है, बड़ा कुछ करना है, तो हर चीजें आपको एटलस में भी देखनी है और हर चीज को नोट करके चलना है कि ये आपका पो नदी बेसिन क्या कहलाता है, कहेंगे लुम्बार्डे का मैदान कहलाता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी बन गया, लुम्बार्डे का मैदान किसके लिए फेमस है, तो आप कहेंगे लुम्बार्डे का मैदान जो है ये आपका फेमस है चावल के लिए, कहेंगे धान उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए, यूरोप का के लिए, यूरोप का प्रसिद्ध क्षेत्र। सबसे ज्यादा चावल या धान उगाया जाता है वो कहां उगाया जाता है, लुम्बार्डी के मैदान में ही उगाया जाता है, उत्पादित हो जाता। क्लियर हो गया। अब कमेंट करके जल्दी से बताया फ्रेंड्स कि आपके आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 30 सेकेंड का समय है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे, शेयर कीजिए भाई सब लोग। तो हमने क्या बताया कि लुम्बार्डे का मैदान किसके लिए फेमस है, और हमने क्या बोला कि आगे क्वेश्चन आपको क्या बनाना है। तो यहां पे आगे चलते हैं, तो यहां पे हम देखते हैं कि लुम्बार्डे एड्रियाटिक सागर के बाद यहां पर जाएंगे रसिया के क्षेत्र में, यहां पे बलदाई पहाड़ियों से, बलदाई पहाड़ी पड़ती है, पहाड़ी से एक नदी और निकलेगी, इस नदी का नाम है जो कहेंगे आपकी कैस्पियन सागर में गिर रही है। कहां गिर रही है, कैस्पियन सागर में गिर रही है।
कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। और इस नदी का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जिसका सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है? आप जल्दी से बताएं। कैस्पियन सागर में गिरती है। और एक यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल पर्वत श्रृंखला है। और इस यूराल पर्वत श्रृंखला से कहेंगे एक नदी और निकल के आती है, इस नदी का नाम है यूराल नदी। ये यूराल नदी जो है, ये यूराल नदी भी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो आपको याद रखना है कैस्पियन सागर में कौन सी दो नदी गिरी? तो हमने कहा एक आपकी वोल्गा नदी हो गई और एक आपकी यूराल नदी हो गई। ये दोनों कहां गिरती हैं? तो दोनों आपके कैस्पियन सागर में गिर रही है। यहां पे हमने बताया कि आपके काला सागर में कौन गिरी? तो डेन्यूब और डी से डॉन। अब याद रखना, डी से डेन्यूब और डी से डॉन दोनों कहां गिर रही? ब्लैक सी में। वोल्गा और यूराल कहां पे आ रही? कैस्पियन सागर में गिर रही। और यूरोप की सबसे बड़ी, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा है, कई सारी नदियां इसमें आकर गिरती। कौन सी नदी हो गई? कहेंगे वोल्गा नदी है, जो किस में गिरती है? रूस से ही निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां गिर रही फ्रेंड्स? कैस्पियन सागर में गिरती है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें हमने कहा, रसिया है आपके, फ्रांस से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सीन नदी। ये सीन नदी जो है वो भी उत्तरी सागर में गिरती है। और इसी के मुहाने पर, इसी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है पेरिस। अगर कहते हैं बर्लिन, तो बर्लिन में कहेंगे ओडर की ही एक सहायक नदी अल्बे की है, जिसका नाम है स्प्री नदी, इसके मुहाने पर स्थित है। इटली की राजधानी टाइबर, इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर है? सॉरी, तो कहेंगे टाइबर नदी। इस सारे पॉइंट आपके, ये नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी राजधानी कैपिटल स्थित है, इसलिए आपकी ये जो नदियां हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इससे क्वेश्चन भी बन जाता है कहां पे गिरती हैं? तो कहेंगे ये भी आपके यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बता, कौन सा सागर पड़ता है जहां पे आपके टाइबर नदी गिर रही है? कहेंगे एक तरफ आपकी पो नदी हो गई, एक तरफ टाइबर नदी हो गई। और ये टाइबर नदी यहां पर कहेंगे टाइबर नदी आती है और यहीं पर रोम स्थित, और यहां पर गिर। कौन सी खाड़ी है? जल्दी से बताएं, आप कमेंट करके बताएं कौन सी खाड़ी है। सीरियस पढ़ाई करते हैं तो आप जल्दी से बताएं दोस्तों। तो आज हमने यूरोप की नदियों के बारे में पढ़ाया, और नदियों की जो मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां थी वो हमने पढ़ा दी है। आप नोट बनाएंगे तो सबसे पहले आप उत्तर की ओर बहने वाली नदियों का क्रम लिख लेंगे। हमने बताया था विस्टुला, विस्टुला के बाद हमने कहा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कौन सी नदी आ जाएगी? ओदर या ऑर्डर बोला जाता है। उसके बाद कौन? एल्बे, एल्बे के बाद कौन आ जाएगी? राइन, राइन के बाद और चले जाएंगे तो सीन नदी, और दक्षिण की ओर बहने वाली कौन हो गई? डेन्यूब। रसिया से कौन सी नदी निकल कर रही है? तो रसिया से हमने कहा एक वोल्गा याद रखनी है और एक आपकी यूराल नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस यही क्वेश्चन बनते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वोल्गा और डेन्यूब से सबसे ज्यादा बनते हैं अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हर एक नदी के बारे में आपको सीखना है और समझना है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कमेंट करके बताएं। और जो डेन्यूब नदी पर 5 राजधानियां जिससे होकर गुजर रही है, उन राज्यों, उन देशों की राजधानियां बताएं। ये आपके पास कमेंट के माध्यम से आपको बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको क्वेश्चन, आपको आंसर जरूर देना है। अगर आप सीरियस पढ़ाई करते हैं, आपको कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ बनना है, तो आप आंसर जरूर देंगे। और लगन से पढ़ाई कीजिए, मंजिल दूर नहीं है, आपको पक्का मिलेगी। आपने शुरुआत कर दी तो आपको आधा लक्ष्य फ्रेंड्स मिल चुका है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो भी पार हो जाए। तो यहां तक आज हमने यूरोप के बारे में पढ़ लिया। हम 4-5 लेक्चर डाल चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको प्ले लिस्ट में उत्तरी अमेरिका भी मिल जाएगा, दक्षिणी अमेरिका के बारे में भी मिल जाएगा, आपको कहेंगे अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ाया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, और एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्री हैं उनकी लोकेशन और उन देशों की नदियां, पर्वतों के बारे में भी जानेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते। तो फ्रेंड्स, आप रिवीजन जरूर कीजिए। आप 6 महीने अपने लिए जी लीजिए, आपको नौकरी पक्का मिलेगी। बस संघर्ष करिए, लक्ष्य आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट
सब्सक्राइब कर ले और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।